फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल टेकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब आरआरबी ग्रुप डी में भारतीय संविधान से अब तक पूछे गए सभी प्रश्न को करेंगे, क्योंकि इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड 2 या 3 प्रश्न आपके इस शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए आज के इस टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस टॉपिक के पहले पार्ट को भली भांति शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर को शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सो फ्रेंड, पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तिथि को हुआ था। बात कीजिए भारतीय संविधान के निर्माण तो कब यह बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन ए, या 15 अगस्त 1947 को बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन बी, या 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन सी, या 26 जनवरी 1950 को तैयार हुआ था। या फिर ऑप्शन डी, या 2 अक्टूबर 1949 को तैयार हुआ था। तो फ्रेंड, बात की जाए भारतीय संविधान का निर्माण जो पूर्ण हुआ था वह 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए, भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू थे। या फिर ऑप्शन डी, सरदार पटेल थे। तो फ्रेंड, बात की जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किस देश के संविधान को माना जाता है। अर्थात बात की जाए भारतीय संविधान के निर्माण में जिस देश का सर्वाधिक नियम और कानून को लिया गया था वह कौन सा देश है। ऑप्शन ए, ब्रिटेन है। ऑप्शन बी, अमेरिका है। ऑप्शन सी, आयरलैंड है। या फिर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया है। तो फ्रेंड, बात की जाए भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह अमेरिका के संविधान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, अमेरिका का संविधान। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। बात कीजिए संविधान सभा के गठन की, तो यह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए, 1946 में हुआ था। ऑप्शन बी, 1947 में हुआ था। ऑप्शन सी, 1949 में हुआ था। या फिर ऑप्शन डी, 1950 में हुआ था। तो फ्रेंड, बात की जाए संविधान सभा के गठन की, तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1946। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को भी देखते हैं। तो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था। अर्थात बात की जाए भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। या फिर ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर 1947 को। तो फ्रेंड, बात की जाए भारतीय संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने की, तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। और बात की जाए 26 जनवरी 1949 को, तो 26 जनवरी 1949 को आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। अर्थात बात कीजिए मौलिक अधिकारों की, तो भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार वह कितने हैं। ऑप्शन ए, 5 है। ऑप्शन बी, 6 है। ऑप्शन सी, 7 है। या फिर ऑप्शन डी, 8 है। तो फ्रेंड, बात कीजिए मौलिक अधिकार की, तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनकी संख्या 6 है, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, 6। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि अनुच्छेद 21 में किस अधिकार से संबंधित है। अर्थात भारतीय संविधान में उल्लिखित जो आर्टिकल 21 है वह किस अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए, वह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी, वह जीवन के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी, वह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। या फिर ऑप्शन डी, वह समानता के अधिकार से संबंधित है। तो फ्रेंड, बात कीजिए अनुच्छेद 21 से ये का अधिकार ये संबंधित है आपके शिक्षा के अधिकार से, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद ए, शिक्षा के अधिकार, आर्टिकल 21A। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं।
सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। बात की जाए संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें समानता के अधिकार को दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। तो फ्रेंड बात कीजिए संविधान का वह अनुच्छेद जो हमें समानता के अधिकार को देता है वह है आपका अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, जो कि है आपका समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। बात कीजिए मौलिक कर्तव्यों की संख्या की, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 9 है, ऑप्शन बी 10 है, ऑप्शन बी 11 है, या फिर ऑप्शन बी 12 है। तो फ्रेंड बात कीजिए भारतीय संविधान में उल्लिखित जो मौलिक कर्तव्य है उनकी कुल संख्या ऑप्शन सी 11 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इसको आप डबल स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। बात कीजिए आर्टिकल 32, तो आर्टिकल 32 संविधान से किस अनुच्छेद से संबंधित है, अर्थात इसमें किसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों के अधिकार का, ऑप्शन बी शिक्षा के अधिकार का, ऑप्शन सी जीवन के अधिकार का, या फिर ऑप्शन डी समानता के अधिकार का। तो फ्रेंड बात कीजिए संविधान का अनुच्छेद 32 यह संबंधित है आपके संवैधानिक उपचार के अधिकार, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राजनीति के निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है। बात कीजिए राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वह किस भाग में वर्णित है। ऑप्शन ए भाग 3 में वर्णित है, ऑप्शन बी भाग 4 में वर्णित है, ऑप्शन सी भाग 5 में वर्णित है, या फिर ऑप्शन डी भाग 6 में वर्णित है। तो फ्रेंड बात कीजिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो भारत का राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह संविधान के भाग 4 में वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अर्थात बात की जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में वर्णित किया गया है। तो फ्रेंड आप सब एक कमेंट करके बताएंगे कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अनुच्छेद 39 से 39A किससे संबंधित है। ऑप्शन ए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से, ऑप्शन बी शिक्षा के अधिकार से, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण से, या फिर ऑप्शन डी पंचायत व्यवस्था से। तो फ्रेंड बात की जाए संविधान का जो अनुच्छेद 39 से है यह आपका संबंधित है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि संविधान में ग्राम पंचायत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 में। तो फ्रेंड बात कीजिए संविधान में जो ग्राम पंचायत का प्रावधान है ये इसका उल्लेख आपका आर्टिकल 40 में किया गया है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। क्या आर्टिकल 14। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है श्री सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 में है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 में है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 में है, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A में है। तो फ्रेंड बात कीजिए सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख का वर्णन जो किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो कि आपका ऑप्शन बी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 44। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। अर्थात बात कीजिए पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, जिसका ऑप्शन आपका है अनुच्छेद 47A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 48A। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल अनुच्छेद 48A इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन ए 4 वर्ष का होता है, ऑप्शन बी 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी 6 वर्ष का होता है, या फिर ऑप्शन डी 7 वर्ष का होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह होता है आपका 5 वर्ष का, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित कर सकता है, अर्थात वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 के तहत या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड बात कीजिए राष्ट्रपति जिस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित करता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात बात कीजिए आर्टिकल 352 की, आर्टिकल 356 की या आर्टिकल 360 की, इन तीनों के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। तो फ्रेंड आप सबको कमेंट करके बताना है कि आर्टिकल 352, 356 एंड 360 के तहत राष्ट्रपति कौन कौन से आपातकाल घोषित कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को भी देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि संसद के कितने सदन होते हैं। ऑप्शन ए 1 होते हैं, ऑप्शन बी 2 होते हैं, ऑप्शन सी 3 होते हैं या फिर ऑप्शन डी 4 होते हैं। तो फ्रेंड बात कीजिए संसद के सदस्यों की संख्या, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 हो। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 124 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 126 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 128 के तहत या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 130 के तहत। तो फ्रेंड बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना या गठन है वह संविधान के आर्टिकल 124 के तहत है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात आर्टिकल 124 या अनुच्छेद 124 के ही तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। बात कीजिए संयुक्त सत्र की, तो संयुक्त सत्र की आहुति या कौन बुलाता है, उसको कौन कॉल करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री करते हैं, ऑप्शन बी राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष करते हैं। तो फ्रेंड बात कीजिए भारत में जो संसद का संयुक्त सत्र है उसको बुलाते हैं राष्ट्रपति, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को भी देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, अर्थात भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370 है या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 395 है। तो फ्रेंड बात कीजिए भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत वर्णित किया गया है, जो कि आपका ऑप्शन बी में है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 368 इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। बात कीजिए संविधान में अनुसूचियों की संख्या, तो संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए 10 अनुसूची है, ऑप्शन बी 11 अनुसूची है, ऑप्शन सी 12 अनुसूची है या फिर ऑप्शन डी 13 अनुसूची है। तो फ्रेंड बात कीजिए संविधान में अनुसूचियों की संख्या, तो संविधान में जो अनुसूची है उनकी कुल संख्या 12 है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया। अब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको कमेंट करके बताना है कि संविधान के निर्माण के समय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। क्या कि संविधान निर्माण के समय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया कि संविधान की पहली अनुसूची किससे संबंधित है। ऑप्शन ए राज्य और संघीय क्षेत्रों की सूची, ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों की शक्तियां, ऑप्शन चुनाव से संबंधित प्रावधान या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति की शक्तियां। तो फ्रेंड बात कीजिए संविधान की जो पहली अनुसूची है वह संबंधित है राज्यों और संघीय क्षेत्रों की सूची से। किससे? राज्यों और संघीय क्षेत्रों की सूची से, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। क्या कि संविधान की जो 11वीं अनुसूची वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नगर पालिका से संबंधित है, ऑप्शन बी पंचायत से संबंधित है, ऑप्शन सी चुनाव आयोग से संबंधित है या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित है। तो फ्रेंड बात कीजिए जो संविधान की 11वीं अनुसूची है यह संबंधित है या इसका संबंध है आपका पंचायत से, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ था। बात कीजिए 42वें संशोधन की, तो संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ था उसका साल या उसका वर्ष कौन था। ऑप्शन ए 1974 था, ऑप्शन बी 1975 था, ऑप्शन सी 1976 था या फिर ऑप्शन डी 1977 था। तो फ्रेंड बात की जाए तो संविधान का
42वां संशोधन हुआ था वह आपका हुआ था 1976 में, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया और ये इसका राइट आंसर है। फ्रेंड, इस संशोधन को अगर कन्फ्यूजन ना हो तो इसको आप इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं कि 4 और 2, 4 2 से आपका हो गया 4 + 2 = 6। तो 1950 में संविधान बना था, तो 1914 में बना था 4 6, तो इसको आप याद करते हैं 1976, अर्थात इस 6 से इसको आप कंबाइन कर सकते हैं, जिससे आपको 42वें संविधान संशोधन का साल याद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में है। संघीय व्यवस्था की बात की जा रही है कि संघीय व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन ए भाग 4 में है, ऑप्शन बी भाग 5 में है, ऑप्शन सी भाग 6 में है, या फिर ऑप्शन डी भाग 11 में है। तो फ्रेंड, बात कीजिए भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है इसका उल्लेख भाग 11 में किया गया है, जो कि आपका ऑप्शन डी है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस सूची में दिया गया है। बात कीजिए केंद्र और राज्यों की जो प्राप्त शक्तियां हैं उसका विभाजन संविधान के किस अनुसूची या किस सूची में किया गया है। ऑप्शन ए संघ सूची में किया गया है, ऑप्शन बी राज्य सूची में किया गया है, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में किया गया है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में किया गया है। तो फ्रेंड, बात कीजिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, इसका जो विवरण या इसका जो उल्लेख किया गया है वह किया गया उपरोक्त सभी, अर्थात संघ सूची में भी किया गया है, राज्य सूची में भी किया गया है और समवर्ती सूची में भी किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी। क्या? उपरोक्त सभी। बात कीजिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इन तीनों में ही केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन किया गया है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, अर्थात राज्यपाल अपने कार्यविधि या राज्यपाल की कार्यविधि कितने वर्षों की होती है। ऑप्शन ए 3 वर्ष की होती है, ऑप्शन बी 4 वर्ष की होती है, ऑप्शन डी 5 वर्ष की होती है, या फिर ऑप्शन डी 6 वर्ष की होती है। तो फ्रेंड, बात कीजिए राज्यपाल की, तो राज्यपाल की जो कार्यविधि होती है वह होती है 5 वर्ष। क्या होती है? 5 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड, बात कीजिए अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, अर्थात बात कीजिए राज्यपाल की नियुक्ति की, तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी संसद के द्वारा। तो फ्रेंड, बात कीजिए राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया। अब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है। बात कीजिए आर्टिकल 280 का, तो इसका संबंध किसके साथ है, अर्थात इसमें किसकी व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए वित्त आयोग की, ऑप्शन बी चुनाव आयोग की, ऑप्शन सी योजना आयोग की, या फिर ऑप्शन डी संसद की शक्तियों की। तो फ्रेंड, बात कीजिए आर्टिकल 280, तो इसमें जो उल्लेख किया गया है वह किया गया है वित्त आयोग की, जो कि आपका ऑप्शन ए है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात आर्टिकल 280 के तहत ही वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या घोषित किया गया है, अर्थात बात की जाए अनुच्छेद 1, तो इसमें किसका वर्णन, अर्थात किस शब्द का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए संघीय राज्य का, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक गणराज्य का, ऑप्शन सी राज्यों के संघ का, या फिर ऑप्शन डी एकात्मक राज्य का। तो फ्रेंड, बात कीजिए अनुच्छेद जो 1 है वह भारत के बारे में बात की गई है, जिसमें भारत को कहा गया है कि यह एक राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों का संघ। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, ऑप्शन बी भेदभाव के निषेध से संबंधित है, ऑप्शन सी समानता के अधिकार से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो फ्रेंड, बात कीजिए आर्टिकल 17 की या अनुच्छेद 17 की, तो इसका संबंध है आपके अस्पृश्यता के उन्मूलन की, जो कि आपका ऑप्शन ए है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन या छुआछूत। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया कि अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए जीवन के अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन सी शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। तो फ्रेंड, बात कीजिए आर्टिकल 19 की, तो इससे संबंधित है आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से, जो कि आपका ऑप्शन बी है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं।
सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 51 है या आर्टिकल 51A या किससे रिलेटेड है या किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन सी आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है या फिर ऑप्शन डी संसद की शक्ति से संबंधित है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 51A, इसका संबंध है आपका मौलिक कर्तव्य से, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया। अब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 356 या 356 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल से संबंधित है या फिर ऑप्शन डी राज्यपाल के अधिकार से संबंधित है। तो फ्रेंड बात कीजिए संविधान का जो आर्टिकल 356 है, इसका संबंध है आपके राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 के तहत या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 के तहत। तो फ्रेंड बात कीजिए राष्ट्रीय आपातकाल या किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर्टिकल 352 के तहत ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 में वर्णित है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360 में वर्णित है, ऑप्शन सी 352 में वर्णित है या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 में वर्णित है। तो फ्रेंड बात कीजिए वित्तीय आपातकाल की, तो इसका जो वर्णन किया गया है वह आर्टिकल 360 में किया गया है, जो कि आपका ऑप्शन बी है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपका दिया गया आर्टिकल 360 किससे संबंधित है। बात कीजिए आर्टिकल 360 की या किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, ऑप्शन बी राज्यपाल के अधिकार से, ऑप्शन सी आपातकालीन प्रावधान से या फिर ऑप्शन डी वित्तीय आपातकाल से। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 360, तो इसका संबंध है आपका जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा जो प्राप्त था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 370 को अब रद्द कर दिया गया है, अर्थात बात कीजिए आर्टिकल 370 तो ये अब लागू नहीं है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत विशेष क्षमा प्रदान करने का अधिकार है, अर्थात संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसके तहत राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी अपराधी व्यक्ति को क्षमादान की दे सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 80। तो फ्रेंड इसकी बात की जाए राष्ट्रपति को आर्टिकल किसके तहत 72 के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वह क्षमा प्रदान करने का अधिकार रखता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 63 में उल्लिखित है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 66 में उल्लिखित है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 69 में उल्लिखित है या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 72 में उल्लिखित है। तो फ्रेंड बात कीजिए भारत के उपराष्ट्रपति, तो इसका जो निर्वाचन संबंधित वर्णन किया गया है यह अनुच्छेद 66 में किया गया है, जो कि आपका ऑप्शन बी है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 66। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। बात कीजिए चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, इसका गठन आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत किया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 315, ऑप्शन बी आर्टिकल 324, ऑप्शन सी आर्टिकल 352 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 280। तो फ्रेंड बात कीजिए चुनाव आयोग की, तो जो इसका संबंध है आर्टिकल 324 से, अर्थात अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 324। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन ए 3 वर्ष का होता है, ऑप्शन बी 4 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी 5 वर्ष का होता है या फिर ऑप्शन डी 6 वर्ष का होता है। तो फ्रेंड बात की जाए वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का गठन होता है आपका 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो हम बात कीजिए कैग, जिसे हम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितने वर्ष को होता है, इसे हम CAG भी कहते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष का होता है, ऑप्शन 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन 6 वर्ष का होता है, या फिर ऑप्शन 7 वर्ष का होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए कैग की, जिसे हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आप सबको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान कैग कौन है, वर्तमान भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, वर्तमान कैग कौन है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड बात कीजिए अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष करता है, या फिर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति करता है। तो फ्रेंड बात कीजिए संसद का जो संयुक्त सत्र होता है, इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए लोकसभा अध्यक्ष, अर्थात जो संसद का संयुक्त सत्र होता है इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? बात कीजिए आर्टिकल 76 का, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए भारत के महाधिवक्ता के साथ है, ऑप्शन बी चुनाव आयोग के साथ है, ऑप्शन सी वित्त आयोग के साथ है, या फिर ऑप्शन डी कैग के साथ है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 76, इसका संबंध है भारत के महाधिवक्ता से, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको इसका भी कमेंट करके बताना होगा कि वर्तमान में भारत के महाधिवक्ता कौन है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप डबल स्टार लगा लीजिए। बात कीजिए भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था यह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950 में हुआ था, ऑप्शन सी 1951 में हुआ था, ऑप्शन सी 1952 में हुआ था, या फिर ऑप्शन डी 1953 में हुआ था। तो फ्रेंड बात कीजिए भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था वह 1951 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को भी देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? ऑप्शन ए 100 संशोधन, ऑप्शन बी 105 संशोधन, ऑप्शन सी 110 संशोधन, या फिर ऑप्शन डी 115 संशोधन। तो फ्रेंड बाकी संविधान में अब तक संशोधनों की संख्या तो कुल 105 हो गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अर्थात 105 संशोधन किए जा चुके हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि संविधान की 73वीं संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो बात कीजिए 73वें संशोधन अधिनियम या किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नगर पालिका से संबंधित है, ऑप्शन बी पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन सी वित्त आयोग से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो फ्रेंड बात कीजिए संविधान को जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसका संबंध है आपके पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 86वें संशोधन द्वारा कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार बना? अर्थात जो 86वां संशोधन हुआ था संविधान में, इसके तहत कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में आने लगा? ऑप्शन ए शिक्षा के अधिकार, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता। तो फ्रेंड बाकी 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसके तहत शिक्षा का अधिकार जो था वह मौलिक अधिकार बना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड आज इस पार्ट के आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले पार्ट को भी आप जरूर से जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके इस परीक्षाओं के लिए। तो फ्रेंड प्रश्न आपका दिया गया है आखिरी कि 97वें संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? बात कीजिए 97वां संविधान संशोधन अधिनियम या इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए सहकारी समितियों के साथ है, ऑप्शन बी न्यायिक व्यवस्था के साथ है, ऑप्शन पंचायत राज के साथ है, या फिर ऑप्शन डी शिक्षा नीति के साथ है। तो फ्रेंड बात कीजिए 97वें संविधान संशोधन अधिनियम था, इसका संबंध आपका सहकारी समितियों के साथ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी समितियाँ। तो फ्रेंड आज के इस टॉपिक का ये पहला पार्ट है, ये आज यहीं समाप्त हो रहा है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, तथा जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि इसका जो अगला पार्ट आए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।